चैनल विद अनदर डे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो अपने एक नए टॉपिक की तरफ, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी फाइनेंसिंग में और किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में उसका क्या रोल है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको एग्जाम में किस तरीके से क्या पॉइंट्स लिखने हैं, वीडियो के एंड में उसका पीडीएफ होगा, तो आप उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा और वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चार सोर्सेज होते हैं पैसा उठाने के लिए, राइट। फर्स्ट वन इज डिबेंचर, जिसको हम डेट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। सेकंड वन इज इक्विटी शेयर्स और थर्ड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स और लास्ट वन इज रिटेन्ड अर्निंग, राइट। ठीक है, ये चार सोर्सेज होते हैं जिससे हम अपनी कंपनी में पैसा लगाते हैं, किसी भी कंपनी को फंड मिलता है, राइट। तो ये जो चारों सोर्सेज है ना, ये दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, आई होप आपने क्लास 12th में देखा होगा। मैं आपको फिर से बताती हूँ। डेट जो होता है ये एक तरीके का लोन होता है, एक तरीके का आप कह सकते हो उधार होता है, लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए, राइट, या किसी भी बिजनेस के लिए। आप किसी भी बैंक से, किसी और दूसरी कंपनी से जब लोन लेते हो, पैसा उधार लेते हो, तो उसको हम डेट कहते हैं। इसमें आपको, अगर आप पैसा, इसमें आपको इंटरेस्ट पे आउट करना होता है। आपने देखा होगा 10% डिवेंचर्स होते हैं, तो ये जो 10% होता है ये इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। और इक्विटी होता है जहां पे आप शेयर्स को बांटते हो, जहां पे आप शेयर होल्डर बन जाते हो, मालिकाना। इसको आप प्रोपराइटर्स फंड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप शेयर होल्डर्स बनाते हैं। अगर आप खरीदो तो शेयर होल्डर्स बनते हैं और इसमें आप एक मालिक, ऑनर के रूप में माने जाते हो, तो पैसा आपका होता है। इसके अंदर आपका रिस्क कम होता है, ठीक है। और ये दो सोर्सेज है आपके, डेट और इक्विटी। ये जो चारों आपके सोर्सेज है ना, ये दो पार्ट्स में मिले हुए हैं। और डेट में होता है आपका ये वाला डिवेंचर्स वगैरह ये सब, और इक्विटी होती है आपकी प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, ये सब, ठीक है। इसमें आपके बॉन्ड, डिवेंचर्स, लोन्स वगैरह सब कुछ आता है, ठीक है। तो ये दो तरीकों से आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा उठा सकते हो अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो, ठीक है। अब आपसे, और रिटेन्ड अर्निंग आपका अलग पार्ट होता है। रिटेन्ड अर्निंग आपके पास्ट अर्निंग्स वगैरह होती है, ठीक है। तो आपकी, ये तो मैंने आपको कैटेगरीज बता दी, ठीक है। अब ये कहता है किसी भी कंपनी में, ठीक है, आप ये मान लो कि कोई भी एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि आप किसी भी कंपनी में, नहीं, अगर आप एक्स लिमिटेड में पैसा लगा रहे हो, आप फंडिंग कर रहे हो, आपकी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, राइट। आप फंडिंग कर रहे हो, उसके अंदर आपको ये चार सोर्स चाहिए, आपको फंडिंग करनी है, ठीक है। अपनी कंपनी में पैसा लगाना, आपको ये चार सोर्सेज चाहिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि आपका डेट से आप कितना पैसा लोगे, यानी कि आपका कुछ रेशियो होगा। मैं एज्यूम करती हूँ 1:1:1 रेशियो है। अब मैंने जैसे एक अजम्पशन लिया कि 25-25% आप चारों से ले रहे हो, ठीक है। एक जस्ट अजम्पशन है कि आपकी कोई कंपनी है, आपने 25% चारों कंपनी से, चारों सोर्सेज से लिया है। तो यही जो रेशियो है, यही चीज आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगी कि आप अपनी कंपनी का जो कैपिटल है ना, उसको आप किस तरीके से फ्रेम करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। देखिए, आपने कभी भी बिल्डिंग बनते होगा, बिल्डिंग आपने कभी भी बनते हुए देखा है। बिल्डिंग जब बनती है तो आपको ये पता होगा, लोग कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर तैयार करो, इसका ढांचा तैयार करो। क्यों? क्योंकि उस ढांचे के ऊपर आप पूरी बिल्डिंग खड़ी करोगे, राइट। तो उसमें यही कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर रेडी करना जिससे आप अपनी कैपिटल को लगाओगे, अपना पैसा लगाओगे। तो इन चारों सोर्सेस को आपको किस तरीके से अपनी कंपनी में लगाना है, कितने रेशियो में लगाना है, वही आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताता है, ठीक है। कि आप डेट कितने रेशियो में लगाओगे कि आपकी कंपनी का इन फ्यूचर ग्रोथ हो। आप इक्विटी शेयर्स कितने रेशियो में आप इसको होल्ड करवाओगे लोगों से। प्रेफरेंस शेयर आप कितने रेशियो में आप इन्वेंट करोगे, और लास्ट में रिटेन अर्निंग आप कितने रेशियो में लगाओगे। तो यही आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। तो ये तो था एक कैपिटल स्ट्रक्चर का मोटा सा फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, बट यस, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक
सॉफ्ट लाइन दे देती हूँ जिससे आपको एग्जाम में याद रहे। तो आप ये सब चीजें जो भी मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊं वो आप एक कॉपी में या एक रजिस्टर में नोटबुक में आप उसे लिखते चलना कि एग्जाम टाइम में आपको तुरंत याद रहे कि अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है, कि आपको एग्जाम टाइम पे पूरा का पूरा एकदम से किताबें खोल के ना बैठना पड़े। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे मीनिंग देती हूँ कुछ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब उद्देश्य क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर को करने का। क्या कहता है इसका मीनिंग, कहता है कि रेफर्स टू अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट मेक्स अस कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब होता है किसी भी कंपनी में जब हम कैपिटल को रेस करके कैपिटल को फिक्स कर देते हैं उसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो कहता है कि रेफर करता है ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट, प्रोपोर्शनेट मतलब वो अमाउंट जो आपको रेशियो में मिलता है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो भी आपके चारों सोर्सेज है उनमें किस किस प्रोपोर्शनेट में पैसा लगा है वो अमाउंट जो कि आप कैपिटलाइजेशन करते हैं। कहता है दैट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, मैंने आपको बताया कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है ये, दैट लीड्स टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की वैल्यू बताने के लिए। इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, यस ये बात सही है। आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन में या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मुझे याद है, अगर मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। तो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेते हैं तो हम कैपिटल बजटिंग की तरफ जाते हैं, और जब हम शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन लेते हैं तो हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन की तरफ जाते हैं, राइट। तो ये जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ना ये हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि लॉन्ग टर्म या परमानेंट जो भी आपकी कैपिटल है उसके लिए होगा, ठीक है। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल ये आप फुल में लिख लीजिएगा, पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और डेट। अब देखिए आप ये तो था थ्योरी पार्ट का, चलो ये मीनिंग था। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से होता है ये। जैसे कोई भी एक्स लिमिटेड कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसका जो इक्विटी शेयर है उसका जो प्रपोर्शन है उसने 10 लाख रुपए दिए, यानी कि टोटल कैपिटल का 42.55%। प्रेफरेंस शेयर उसने दिए हैं 5 लाख के लगाए हैं, यानी कि 21.28%। और लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर से उन्होंने डेट इशू करे हैं, दिस इज 2 लाख के और 8.51%। और रिटेन अर्निंग उसके पास पास्ट की कुछ अर्निंग से दिस इज 6 लाख और 23,50,000 के 25.53%। तो यही कहता है, यही रेशियो जो है ना, जो ये आपका रेशियो, यही आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है कि ये स्ट्रक्चर है इस पूरी कंपनी का। यहाँ से ऐसे ऐसे पैसा 23,50,000 रुपए इस रेशियो में ऐसे ऐसे हुआ है। तो यही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। देखिए मैं आपको इसी के बीच में एक और चीज बताना चाहूंगी कि देखिए जो ये लॉन्ग टर्म डेट और डिबेंचर्स है ना, जितना ये ज्यादा होगा, डेट आपका जितना ज्यादा होगा कंपनी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा, राइट। फायदा होगा इन द सेंस कि कंपनी उतनी ही ज्यादा ग्रो कर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस केस में कम होती है। जितनी डेट बढ़ेगी उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। तो ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगी क्यों होगा अभी ऑब्जेक्टिव में। तो आप इस चीज को जान लीजिए, जितनी डेट बढ़ेगी उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम जाएगी और उतनी ही आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। क्योंकि इस चीज को समझे, डेट अगर आप इशू करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, ऑब्वियसली बात है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतनी ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी। जो ये वाली जो कंपनी है ये ग्रोथ में नहीं है, क्योंकि इसकी जो लॉन्ग टर्म डेट है वो कम है, सबसे कम है। तो ये आपकी कंपनी ग्रोथ में नहीं है, अच्छा ये पॉइंट नहीं है कंपनी के ग्रोथ का। तो चलिए अब हम इसके एडवांटेजेस और उसके कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम कर रहे होते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हुए। तो यही कहता है कि ऑप्टिमल यानी कि यूज, कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये कहता है कि सबसे पहला हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने किसी भी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जब वो बढ़ता, मतलब अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है देन फिक्स्ड ऑफ कैपिटल से, यानी कि आपने कोई भी पैसा लगाया था वो 2 लाख का आपने लगाया था और वो आपका बढ़ के आपको 4 लाख दे रहा है, यानी कि जो आपने पैसा लगाया था उससे ज्यादा आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उस केस में कंपनी को डेट, प्रेफरेंशियल लोन्स इन सब के साथ में जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका रीजन है, अगर मतलब मैं आपको वैसे शॉर्ट में बताऊं इसको, तो बेसिकली ये कहता है कि जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है, किसी भी कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसे दिख रहा है कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है, उस केस में आपको डेट के साथ, प्रेफरेंस शेयर के साथ, लोन, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब के साथ जाना चाहिए। रीजन इज व्हाट कि आपका इस केस में आपका अर्निंग पर शेयर आपको बढ़ेगा और इसमें आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। इस केस में जब भी आपकी कंपनी में रिटर्न, ऑब्वियसली यार ये सब कॉमन सेंस है कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है, तो आपकी, अगर आप लोन्स की तरफ जाते हैं, डिवेंचर्स की तरफ जाते हैं, यानी कि आप कंपनी से मतलब पैसा आप
बांट रहे हैं एज अ डिवेंचर, एज अ डेट, तो उस केस में आपकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी होगी, अर्निंग पर शेयर यानी हर एक शेयर पे आपकी अर्निंग अच्छी रहेगी, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन आपसे कहता है, यानी कि दूसरा आपको बोलता है कि जो डेट है, अगर आप डेट पे पैसा लगा रहे हैं, यानी आप जैसे इस केस में अगर आप डेट पे पैसा लगाते हैं, इस केस में भी आपको एक चीज करनी चाहिए कि आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो आपका ऐसे इंटरेस्ट पे आउट करना है, मैंने आपको बताया था जैसे 10% डिवेंचर्स बोलता है ये, उस केस में आपको जो डिवेंचर्स पे जो आपको इंटरेस्ट पे आउट करना होता है, उस केस में आपको इसका पैसा जो है वो सेव करके रखना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्योंकि आज के टाइम में शेयर्स के जो रेट है वो मिनट मिनट में बढ़ते हैं, मिनट मिनट में कम होते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी इतना लॉस बियर कर पाएगी या नहीं। इस केस में आपको अपना पैसे को सेव करके रखना चाहिए इन केस ऑफ डेट, अगर आप डेट पे पैसा उठा रहे हैं तो, ठीक है। द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ ये मैं आपको बताऊंगी कि लेवरेज एक होता है, लेवरेज वो होता है जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट होता है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट वो होता है जिसमें आप अपनी कंपनी में कभी भी आप पैसे को सेव करके रखते हैं फॉर द अपर यूज, यानी कि फॉर द फ्यूचर यूज एज अ इंटरेस्ट। आपको पता है कि मेरी कंपनी में 10% डिवेंचर्स मैंने होल्ड करे हैं, तो मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है, आपने उस पैसे को सेव करके रखा है स्टार्टिंग से ही फॉर द यूज ऑफ इंटरेस्ट, फॉर द पेमेंट, तो उस केस में उस कॉस्ट को हम बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट, उसको हम लेवरेज बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड याद रखना। अभी आप 2 चैप्टर्स के बाद इसका पूरा 2 चैप्टर का बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको आप पढ़ लेना। वहीं कंपनी को बेनिफिट होता है इसका, ठीक है, वो तो आपको पता, भैया तुमने पैसा सेव करके रखा तो बेनिफिट तो होगा ही ना फ्यूचर में कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आप डेट पे पैसा करते हैं, डेट आपको पता है बहुत अच्छा खासा रिस्क बियर करती है, बहुत अच्छा खासा रिस्क डेट लेती है, इसलिए कंपनियां क्या करती है, ज्यादातर इक्विटी शेयर्स के साथ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी अगर डूब गई तो मेरा, लेकिन यह है कि अगर आप वही वाला है कि रिस्क जितना ज्यादा उतना ही रिटर्न ज्यादा, डेट पे पैसा उठा रहे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है कंपनी को। टेक हायर रिस्क इन दिस केस, इट कैन बी डाउन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। मैंने आपको बताया कि हाँ अगर आप डेट पे पैसा उठाते हैं बहुत ज्यादा रिस्की होता है, उस केस में अगर मार्केट डाउन गई ना तो आपकी कंपनी की पूरी वैल्यू डाउन हो जाएगी, और अगर आपकी वैल्यू ऊपर गई, जैसे यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू ऊपर गई तो अर्निंग पर शेयर आपको बहुत ऊपर जाएगा, तो इस केस में यही होता है मार्केट में। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली आपको कंपनी, आपको मार्केट का नहीं पता कि वो कब बढ़ रही है कब ज्यादा है, तो आपको एक ही सिरे पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंज इन नेचर आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपसे कहता है कि क्या ऑब्जेक्ट है, यानी क्या उद्देश्य है एक एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर का। एप्रोप्रिएट यानी कि एक सही तरीके का अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी के लिए तैयार करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है उस कंपनी के लिए, या क्या उसका फायदा है, क्या उसको किस चीज के लिए क्या उसका उद्देश्य रहने वाला है। तो ये 4 उद्देश्य हैं, 4 ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर को एप्रोप्रिएट बनाने का। तो सबसे पहला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपकी थ्योरी में कहूं कि आपके लिए थ्योरी में क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है चैप्टर से, तो वो ये है, 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये मोस्टली एग्जाम्स आप किसी भी फील्ड में कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी भी कर रहे हैं वहां पे, तो उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगी, तो आप सिर्फ चीजों को समझिए, फोकस ऑन द थिंकिंग, मतलब आप चीजों को सिर्फ और सिर्फ समझिए, या रटिए, मतलब इससे पूरा एक ऐसे एग्जाम्पल फ्रेम करने वाले जिससे आपको चीजें डायरेक्टली आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। देखिए सबसे पहला कहता है इट मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होता है जब हम अपने, कोई भी हमारा इन्वेस्टर है जिसने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसको हम रिटर्न देते हैं, फिर वो इन्वेस्टर हमसे रिटर्न एक्सपेक्ट करता है बेसिकली। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पढ़ के आ चुके हैं, सब कुछ इसमें हमने कर रखा है, तो हमें ये बात पता है। अब किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करती है, देखिए आप मुझे एक बात बताइए, आपकी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट करा, ठीक है, आपकी कंपनी ने, किसी ने ये सोच के इन्वेस्ट करा कि वो 7 लाख, मैं ये कहती हूँ कि आपकी टोटल कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपए, राइट, और उसने क्या कहा है कि उसको 7 लाख का रिटर्न चाहिए, ठीक है, उसका 7 लाख का रिटर्न है आपकी, ये आपकी कंपनी का प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर का, और उसका जो इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो ये एक्सपेक्ट करता है। फाइन, ये आप क्या समझते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है? ऑब्वियसली बिल्कुल कॉमन सेंस है कि 10 लाख का प्रॉफिट है, 7 लाख एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चल रही है 3 लाख से, राइट।
तो इसमें वो यही बताना चाहता है कि अगर आपको अपनी कंपनी की वेल्थ अच्छी करनी है तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना पड़ेगा। जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, यानी कि जितना आपका इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न कम होगा, उतनी ही आपकी कंपनी ग्रोथ में जाएगी, उतनी ही ऑब्वियसली कंपनी का फायदा होगा, उतना ही आपके कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में और ले जाना चाहूंगी। देखिए, आपका कोई भी इन्वेस्टर है, आप अपने पर्सपेक्टिव से चलिए, ये तो आपका इन्वेस्टर हुआ, आप किसी के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया था, आपने इन्वेस्ट किया था और आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैंने 2 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, मुझे 4 लाख का रिटर्न चाहिए, फाइन, 2 लाख रुपए यानी एज अ प्रॉफिट आपको रिटर्न चाहिए। एक जस्ट एग्जांपल, आपने पैसा सोच के लगा दिया, ठीक है, अब उस कंपनी का जो प्रॉफिट है, उस कंपनी का प्रॉफिट ही 2 लाख रुपए है, उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए हुआ, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव 4 लाख एज अ रिटर्न टू यू एज वेल? नॉट पॉसिबल, इवन नॉट पॉसिबल। वो यही कहता है कि कंपनी की एक जो वेल्थ है वो यही डिसाइड करती है कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यानी कि वो अपने इन्वेस्टर्स को कितना अच्छा रिटर्न दे रही है, उस बेस पे कंपनी की वेल्थ नापी जाती है, राइट। तो वो यही कहता है कि जितनी अच्छी आपकी मार्केट वैल्यू होगी, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, और आप जितना रिटर्न उसको एक्सपेक्ट दे पाओगे, जितना कम से कम रिटर्न होगा, उतनी ही आपकी कंपनी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। अगर आप इन्वेस्टर्स को रिटर्न ही दे दोगे, 2 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का रिटर्न दे दिया, नो प्रॉफिट हियर। तो यही कहता है कि अगर आपकी 10 लाख की प्रॉफिट है, उसमें से आप 4 लाख रुपए इन्वेस्टर को दे रहे हो, तो वो आपकी कंपनी का फायदा है। यहाँ पे कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचा, इन्वेस्टर के नहीं, यहाँ पे कंपनी के फायदे की बात हो रही है। 10 लाख का प्रॉफिट है, 4 लाख अगर वो इन्वेस्टर्स को दे रहा है तो 6 लाख के प्रॉफिट की बात हुई। जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट, मतलब जितना ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम होगी, उतना ही कंपनी का फायदा होगा। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि रिस्क कम करता है। ऑब्वियसली अगर आप एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, यानी कि आपने बहुत अच्छी से प्लानिंग पोस्टिंग कर रखी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो वो रिस्क आपका कम होता है। रिस्क खत्म नहीं होता, रिस्क कम होता है। चीजें आपने पहले से एनालाइज कर रखी हैं, प्रॉपर सेटअप है, तो चीजें थोड़ी सी कम रिस्की होती है, रिटर्न अच्छा मिलता है। रिस्की अगर आप ये चीज सोचिए कि अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, पोस्टिंग कर रखी है, तो वहां पे रिटर्न आपको अच्छा मिलता है। ये चीज सिर्फ एक अजम्पशन मान रखा है। और प्रिजर्वेशन ऑफ कंट्रोल, ऑब्वियसली अगर आपने चीजों को ऑलरेडी प्लान कर रखा है, प्री प्लान है चीजें, तो वहां पे कंट्रोल, वहां पे मॉनिटरिंग भी अच्छी होती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं, फायदे कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर का। बहुत अच्छा पॉइंट था, चीजों को मैं और इसे डिटेल में लेकर जाऊंगी आगे, आप वीडियो में बने रहना। उसके जो प्रॉपर जो डेफिनेशंस होंगे उसके थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने, छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझाने के लिए वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं ला रही हूँ, जिससे कि वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करना है, जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ किस तरीके से किसी भी कंपनी में पैसे बढ़ते हैं, इक्विटीज के लिए, प्रेफरेंस के लिए, डेट के लिए, रिटर्न अर्निंग से रिलेटेड सब कुछ। एक सवाल देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो आज के लिए इतना ही होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में थ्योरीज पे चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज की एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये हम देखते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज के बेसिस पे हम पढ़ रहे थे। तो ये देखिए आपके फुल फ्लेज नोट्स हैं ये, जो कि अभी आपको ये पढ़ना है। एक बार आप इसे रीड आउट करिए खुद से। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट होता है जो आपको कैपिटलाइजेशन में हेल्प करता है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार इस पूरे PDF को खुद से पढ़िए, जो मैं आप अटैच कर रही हूँ। तो आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है, कुछ भी जो आपको ना पढ़ाया हो। और ये देखिए वही वाला डायग्राम है जो मैंने आपको बना के बताया था। मैंने आपको बताया था कि फर्म की परमानेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, एज लाइक दैट। तो ये आप खुद से एक बार पढ़िए। और ऑप्टिमल, मैंने आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बताया था। ये देखिए, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हमें किस चीज को रेज करना चाहिए, कौन सी कॉस्ट होती है जिसे हमें रेज करना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बता रखे हैं। 5 के 5 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट से, सॉरी, और सब मैंने बता रखा है। टैक्स लेवरेज, मैंने आपको बताया था कि टैक्स लेवरेज क्या होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप खुद से एक बार रीड आउट करेंगे, इट विल हेल्पफुल टू यू। एंड नाउ यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया था कि क्या ऑब्जेक्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर को, एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने का। तो यहाँ पे दे रखा है, द एडवांटेज ऑफ हैविंग एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज सच एन
ऑप्टिमम डज एग्जिस्ट। ऑप्टिमम यानी कि यूज, ऑप्टिमेशन का मतलब होता है यूज करना। तो कहता है कि दो तरीके से यूज होता है। इट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ कंपनी, ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यू को बढ़ाता है। हेंस वेल्थ ऑफ इट्स ओनर, जो उसके ऑनर्स होते हैं उनकी भी वेल्थ को बढ़ाता है। किस तरीके से, अगर आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छा करते हैं, अच्छे से उसका यूज करते हैं, उसको स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी की भी वैल्यू बढ़ती है और जो भी आपके ऑनर है उनकी भी वेल्थ की अच्छी कंपनी, अगर ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो जो भी काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, जो ऑनर्स है, उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी। बट यहाँ पे मिनिमाइज करती है कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इंक्रीजेज इन द एबिलिटी टू, जैसे मैंने भी आपको बताया था, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल के साथ, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज होती है, किस तरीके से रिस्क मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइजेशन होता है रिटर्न, और कंट्रोल हम किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया इस चीज को, तो आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। अब भी एग्जाम में कुछ भी आए आपको वही एग्जाम्पल लिख देना, दिस इज मच इनफ। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपकी बुक में से ही हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को पहले देखिए, खुद से करिए। एंड में इसके आंसर्स भी गिवन है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। सिर्फ ये पॉइंट है जिसके लिए मुझे पीडीएफ यहाँ पे टैग करना पड़ा बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी खास नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आई डोंट वांट टू जस्ट रीड आउट एंड गेट द मीनिंग टू यू, क्योंकि आप इतने बड़े खुद हैं कि आप चीजों को पढ़ करके खुद से उसका मीनिंग अटैच कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज मैं आपको नहीं चाहती कि वो आपको दोबारा से कि मैं चीजों को पढ़ के और आपको सिर्फ मीनिंग समझा दूं। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा एक चीज का थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये इंपॉर्टेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए कहता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का टर्म है वो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द लॉन्ग टर्म फॉर्म्स, जो भी लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म के जो भी हम फाइनेंसिंग करते हैं, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, वो तो चलो पास्ट की बात है। उसके बाद इस पूरे टर्म को सिर्फ 3 टर्म से बात करेंगे, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। ठीक है, क्योंकि रिटेन अर्निंग वो आपकी पास्ट अर्निंग है, वो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में एज पार्ट है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म जो आपकी फाइनेंसिंग है, ये एक अच्छा रिलेशनशिप है। मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म्स, इसमें शॉर्ट टर्म्स की कोई बात नहीं होती, राइट। तो वो यही कहता है कि जो फाइनेंसिंग होती है ना, वो यही बताता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें कहता है कि फाइनेंसिंग ना फर्म्स की एसेट की तरह होती है, जो ऑब्वियसली आपका फ्यूचर में वर्क करती है, वो तो आपकी एसेट की तरह होती है। ठीक है, तो इसमें यही बता रहा है कि आप जितना पैसा डेट से रेज करते हो, जितना पैसा इक्विटी से, मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में डेट और इक्विटी में फर्क बताया था, तो वो यही कहता है जितना पैसा डेट और इक्विटी से जो भी आप पैसा रेज करते हो, वो आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, और ये कंपनी की एसेट की पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है, क्योंकि वो फ्यूचर में उसको मतलब फ्यूचर में उसको रिटर्न देता है। तो वो यही कहता था यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग डेट। देखिए इंटरेस्ट बेयरिंग डेट आप डिवेंचर से समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, जो परसेंटेज होती है वो इंटरेस्ट बेयर कर रही होती है। तो वो यही कहता है कि जो आप यूज करते हैं लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट का, जो भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने डिवेंचर्स वगैरह इशू करे हैं, वो आपका इंटरेस्ट बेयर करती है। ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप उसको इशू कर रहे हैं। तो वो यही कहता है कि प्रेफरेंस शेयर, अब प्रेफरेंस शेयर्स पे भी आपको पता है इंटरेस्ट लगता है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर्स के साथ, बट इक्विटी पे नहीं लगता है, राइट। तो वो उसको हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। टैक्स लेवरेज आपने पढ़ लिया था, फाइनेंशियल लेवरेज आपको पता लग गया कि जो भी आपके डिवेंचर्स या जो भी आपके डेट होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो वो इंटरेस्ट बियर कर रहे हैं, लॉन्ग फिक्स्ड पे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियर कर रहे हैं, उसको या फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। ठीक है, आप इस टर्म को याद कर लीजिए। अब कहते हैं लॉन्ग टर्म फिक्स्ड बियरिंग, जो भी आपका डेट होता है, ठीक है, ये सब तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप एम्प्लॉय करते हैं वो आपको ज्यादा सोर्सेज से आपको मिलता है। ठीक है, जो आपको रिटर्न मिल रहा है कि ऑनर्स की इक्विटी पे, अगर आप इक्विटी पे उठा रहे हो तो आपको ऑनर्स की इक्विटी पे रिटर्न मिलेगा, अगर आप डेट पे पैसा उठा रहे हैं तो वो आपका मतलब आपको वो सस्ता पड़ता है, बट आपके लिए रिस्की होता है, आपको वहां पे मतलब पे आउट करना होता है किसी फिक्स्ड इंटरेस्ट पे, और ये सब चीजें बहुत कॉमन है। यहाँ पे क्वेश्चन है जो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन के लिए आई थी यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी कहा कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, तो ये क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप चीजों को कहीं ना कहीं आप ना इससे रिलेट कर पाएंगे कि क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, जितना भी आप समझ नहीं पा रहे। देखिए आपसे कह रहे हैं एबीसी कोई भी कंपनी है, ठीक है, और इक्विटी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग 15,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के हैं। ठीक है, चीजों को समझिए कि कोई भी कंपनी है
उसके करेंटली उसने इक्विटी उसने क्या करा है ना कि इक्विटी पे उसने 25,000 रुपए का शेयर खरीदा है, जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, 15,000 रुपए का उसने इक्विटी शेयर 100 रुपए के हिसाब से। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, उसको पैसा रेस करने के लिए, मतलब मैनेजमेंट ने क्या करा है, जो भी आपकी कंपनी का मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उसने क्या करा कि प्लानिंग कर ली है कि रेस करने का 25 लाख रुपए और 25 लाख रुपए और रेस करें, यानी कि 15,000 रुपए तो उसने चलो पर शेयर पे 100 रुपए, मतलब 15,000 इक्विटी शेयर उसने 100 रुपए ईच पे उसने तो खुद से कंपनी ने करे ही है। साथ में जो मैनेजमेंट ने क्या किया, 25 लाख रुपए और अलग अलग सोर्सेज से उसने उठाने का प्लान किया। और कौन कौन से सोर्सेज हैं वो, 25,000 रुपए उसने उठाए हैं इक्विटी शेयर से, और 25,000 रुपए उसने उठाए डिबेंचर से, 25,000 उसने इशू करे हैं प्रेफरेंस शेयर से, राइट। तो कुछ उसने इस तरीके से उसने यहाँ पे 25 लाख रुपए का जो भी है फाइनेंस किया है। ठीक है, बहुत सही है। अब इसमें कहता है कि कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है जो भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, कहता है कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, यानी कि जो आप इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने से पहले जो कमा रहे हो वो 8 लाख रुपए तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, अज्यूम करो कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 50% है और आपका जो ईपीएस है। अब इसमें कहता है कि निकालो, क्या निकालना है ये देखो, अर्निंग पर शेयर, यानी कि आप एक शेयर पे कितना कमा रहे हो। और कहता है कि हर एक अल्टरनेटिव में, ठीक है, तीनों अल्टरनेटिव है, तीनों अल्टरनेटिव में आप कितना रुपए कमा रहे हो। ठीक है, हर एक शेयर पे और कमेंट करो कि कौन सा सही है और क्यों सही है। चलो ठीक है, इतना बड़ा मतलब आपको निकालना क्या है, तीनों अल्टरनेटिव को अलग अलग आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, इसी से आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना कमा रहा है। तीनों में 8 रुपए कमा रहा है, 8 लाख रुपए। ठीक है, चलिए 8 लाख रुपए। अब आप इंटरेस्ट लेस करिए। सबसे पहले तो इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट कह रहा है कि अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स, यानी इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, सिर्फ आपको गिवन क्या है, आपको देखिए इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स पे आपको इंटरेस्ट गिवन है और आपको गिवन है इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे, राइट। तो सबसे पहले हम से कहता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है अर्निंग पर शेयर। आपको किस तरीके से निकालना है, देखिए उसका मेथड है एक, यहाँ पे आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। और ये आपको लैक्स में, आपको क्वांटिटीज लैक्स में गिवन है, ठीक है। और आप इस चीज को फॉर्मूले, आप एज अ फॉर्मूला आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे कहता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स क्या है, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। कहता है कि सबसे पहले अगर आपको अर्निंग पर शेयर चाहिए, सबसे पहले आप इंटरेस्ट लेस करो। तो आपको इंटरेस्ट आपको इसमें तो नहीं देना है, इसमें देना और इसमें देना है, राइट। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट लेस करेंगे। इसमें 25,000 में अगर आप 8% से निकालेंगे, इट विल बी 2 लाख। आप कैलकुलेट कर लेना। तो 2 लाख रुपए यहाँ से आप लेस करेंगे और अभी आप यहाँ पे इसका प्रेफरेंस का देंगे। तो आपने इंटरेस्ट लेस कर लिया, ठीक है। आपका आ गया 8 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ठीक है। अब आपके पास आ गया बिफोर टैक्स का अर्निंग। अब आप इसको टैक्स लेस करोगे तो टैक्स आपके पास 50% है, तो इसका आधा ही कर दीजिए। सिंपली है 4 लाख, 3 लाख और 4 लाख। ये आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपको यहाँ से डिविडेंड लेस कर दीजिए। आप 25,000 का अगर आप 8% निकालेंगे, इट विल बी 2 लाख। यहाँ पे मेंशन नहीं है, सॉरी, ये आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। 2 लाख अगर यहाँ से आप लेस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2 लाख रुपए। वेरी सिंपल। अब खेल आपका शुरू होता है अर्निंग पर शेयर का निकालने से। यहाँ तक तो सिंपल था, आपने इंटरेस्ट वगैरह सब लेस कर दिया है। अब यहाँ पे खेल मेन क्या शुरू होता है, देखिए सबसे अच्छा टॉपिक यहीं पे है कि आपको अब निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी है। देखिए सबसे पहले वाले केस में अगर मैं देखूं, आपके पास 25,000 यहाँ पे इसने इस अल्टरनेटिव से इशू हैं और आपके पास 15,000 ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स थे। तो आपके पास 40,000 रुपए, 40,000 इक्विटी शेयर्स हो गए, ठीक है। आपसे सेकंड केस में क्या कहता है, फर्स्ट तो आपके पास ये हो गया। अब सेकंड केस में आपसे कहता है कि आपके पास 25 आपने इश्यू करे हैं, ठीक है। और आपके पास कहता है आपको नंबर ऑफ इक्विटी निकालने हैं। अब देखिए आपसे कहता है कि इस केस में आपने सेकंड केस में आपने कोई भी नया इक्विटी इश्यू, क्योंकि तो डिबेंचर्स है और आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए होते हैं। इस केस में आपको हमेशा जब अर्निंग पर शेयर फाइंड करना हो तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आपके पास इक्विटी शेयर्स तो आपने नया कुछ भी नहीं करा है, ठीक है, आपने डिबेंचर्स करे हैं। तो इस केस में आप सिर्फ 15,000 को यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में रखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इस केस में भी वही सेम है, आपने प्रेफरेंस शेयर करें, इक्विटी नहीं करें, नया कोई भी इक्विटी नहीं है, तो वो 15,000 आपके नए इक्विटी शेयर्स हुए, राइट। अब आपके यहाँ पे देखेंगे कि 25 किस पे बेस्ड है, 100 रुपीज पे ऑब्वियसली। तो आप यहाँ पे किस केस में जाएंगे कि हाँ आपके 100 रुपए प्रति वो था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 लाख रुपए ये वाले हैं,
3 लाख रुपए ये वाले और 2 लाख रुपए, ये तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इसको आपको डिवीजन देना है इससे। 4 लाख ये, 3 लाख ये और 2 लाख ये, ठीक है। तो ये आपका 4 लाख से जब आप डिवाइड करेंगे 40,000 का, तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 10 यानी कि 10 पर शेयर आपके पास ये है, ठीक है। तो यही इसमें बता रहा है कि आपको पर शेयर निकालने का। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया कि क्वेश्चन एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे एज अ सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको इसकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले अगर आपको अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है, सबसे पहले आप इंटरेस्ट को लेस करोगे, ठीक है। उसके बाद आप टैक्स को लेस करोगे, देन आप कोई भी अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो आप उसको भी लेस करोगे, देन आपके पास मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो अर्निंग है वो। अब यहां से आपका खेल शुरू होगा कि आपको ये देखना है कि कितने इक्विटी शेयर्स, अब आपको ये देखना है जो आपको इक्विटी शेयर्स होंगे, इक्विटी शेयर्स ही देखने हैं, तो वो आपको लिखना है, और जो आपके पास अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वो आपको बस डिवाइड करना है, तो आपके पास अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। जब आपके पास अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा तो आपको एक कमेंट लिखना है, जब अगर आपको कोई भी देगा कि इसका आप कंपैरिजन करो, एग्जाम में देता है तो आपको वहां कमेंट लिखना जरूरी है कि देखिए इस केस में क्या हो रहा है। आप चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करिए कि फर्स्ट कंपनी में वो 10 रुपए कमा रहा है, हर एक शेयर पे वो 10 रुपए कमा रहा है, सेकंड केस में और सेकंड ऑल्टरनेटिव में वो 20 रुपए पर शेयर पे कमा रहा है, थर्ड ऑल्टरनेटिव में 13.33 रुपए वो हर एक शेयर पे अर्न कर रहा है। तो कहता है ऑब्वियसली जिस पे हाई होगा वही अच्छा होगा आपके लिए, तो आपसे कहता है कि एज पर द अर्निंग्स हाई अल्टरनेटिव आपका डेट में वो उसको मिल रहा है, और आपको मैंने बताया था डेट जितना ज्यादा होगा उतना ही कंपनी का फायदा होगा, तो ऑब्वियसली वो सेकंड वाले को चूज करेगा विदाउट एनी लॉस। उसने चीजों को कंप्लीमेंट किया कि हाँ वो सेकंड केस में बहुत ज्यादा बेनिफिट में है। तो ये तो था आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए कल हम देखते हैं अपना थ्योरी वाला पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में, ये हम कल देखते हैं, और इसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज अगली वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और जितनी डेफिनेशंस, जितनी भी जो भी मैंने अभी आपको टॉपिक समझाए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ अपने मेरे जीमेल में अगर आप पूछना चाहते हैं तो np55522792@gmail.com पे भी आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके रूममेट्स हैं, आप उनके साथ शेयर करिए वीडियो, जिससे कि ये बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो सके सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को ये चीजें शेयर करिए, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छे से helpful lagi hogi. So please subscribe my channel for more updates and detail, and thank you so much for watching the video.